वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि बीए के 3rd सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपको बता दूँ, जब आप बीए 3rd सेमेस्टर में पहुँचते हैं तो आपको समाज शास्त्र में सोशल चेंज एंड सोशल एक प्रकार से जो मूवमेंट रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। सोशल चेंज एंड मूवमेंट के बारे में, समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए या समाज में परिवर्तन क्यों होते हैं, समाज में परिवर्तन किन किन कारणों से होते हैं, समाज में परिवर्तन किन किन परिस्थितियों में होते हैं, समाज में परिवर्तन के जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, समाज में जो परिवर्तन होता है आखिरकार समाज में किस चीज़ में परिवर्तन होता है या किस चीज़ में परिवर्तन हो जाने से हम ये मान लेते हैं कि समाज में ही परिवर्तन हुआ है। ऐसे तमाम प्रकार के जो डाउट्स होंगे वो सब एक प्रकार से इस सिलेबस के अंतर्गत क्लियर होते रहेंगे। इसके अलावा समाज को परिवर्तित करने के लिए जो तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए गए, तमाम प्रकार की क्रांतियां हुई, तमाम प्रकार के उद्विकास एक प्रकार से हुए, तमाम प्रकार के एक प्रकार से प्रगति हुई, तो प्रगति प्रोसेस ये सब समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सब एक प्रकार से एक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की 4 प्रक्रियाएं बेसिकली होती हैं। पहला होता है विकास, दूसरा होता है आपका उद्विकास, तीसरा होता है प्रगति और चौथा होता है क्रांति। ठीक है, इन 4 तरीकों से क्या होता है समाज, ये 4 प्रक्रियाएं हैं जिससे समाज का एक प्रकार से परिवर्तन होता है। समाज के परिवर्तन से तात्पर्य होता है समाज की संरचना में परिवर्तन होना। समाज की संरचना में जैसे आपके सामाजिक संबंध आ जाते हैं, सामाजिक नियम कायदे आ जाते हैं, सामाजिक मानदंड आ जाते हैं, सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं, ये सब एक प्रकार से आ जाती हैं। ठीक है, तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन से संबंधित है आपका बीए का 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सिलेबस इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे, यानी कि अध्याय संख्या 1 के बारे में। यूनिट नंबर 1 में अध्याय संख्या 1 में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है भैया सामाजिक, मतलब जो सामाजिक परिवर्तन है उसके बारे में, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, सामाजिक परिवर्तन के एक प्रकार से जो मूलभूत चीज़ें रही उनके बारे में, और जो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों में खास करके 2 प्रकार के सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, एक रेखीय परिवर्तन और एक चक्रीय परिवर्तन। तो रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको भी आज ही के वीडियो के माध्यम से हम जान लेंगे। यानी कि आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा लास्ट में जब हम चैप्टर जो है डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे, लगभग 25-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो संपूर्ण सिलेबस को बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही एक प्रकार से सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 1 आज आया है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर मिलता रहेगा। आप लोगों ने इससे पहले और भी सब्जेक्ट के लेक्चर को देखा होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ इसी साथ ही में अगर आपको जैसे ये जो लेक्चर है इसका PDF नोट से लेना है या फिर आपको हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है, तो मैं तो कहूँगा आप हिंदी साहित्य का कोर्स ज्वाइन कर लें। आपका हिंदी सब्जेक्ट है चाहे नहीं है, इससे क्या होगा कि आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसी ग्रुप में सोशियोलॉजी की जो क्लास होगी उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और सोशियोलॉजी की जो PDF नोट्स होगी वो भी मिलेगी। या हर एक मतलब कि जो महासंग्राम वीडियो मैराथन क्लास या रिवीजन क्लास की जो PDF बनेगी वो सब आपको उसी ग्रुप में मिलती रहेगी। इसके अलावा चैप्टर वाइज PDF नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी के, तो संपूर्ण सिलेबस आपका एक प्रकार से डिस्कस किया जाएगा। हालांकि सोशियोलॉजी के भी संपूर्ण सिलेबस पर मैं नज़र रखा हूं, अब की बार कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। तो एक प्रकार से हिंदी में आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है, तो हिंदी गद्य का एक प्रकार से अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट में है, ठीक है, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है और आप एक प्रकार से 3rd सेमेस्टर में हैं, तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ता है। इसका संपूर्ण सिलेबस जो है वो एक प्रकार से मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में मैंने प्राइस रखी है। आप लोगों के कहने पर आप लोगों ने कहा कि सर जी कोर्स लॉन्च करिए, और यहाँ पर आपको क्या होगा 100 रुपये में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली बात आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा PDF चैप्टर वाइज PDF और मॉडल पेपर के PDF, ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के PDF, जो टेस्ट सीरीज बनेगी उसके भी PDF आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक प्रकार से जो रिवीजन क्लास होगी उनके भी PDF मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो आपका को करिकुलर कोर्स होता है
को करिकुलर कोर्स, उसका भी एक प्रकार से जो एक प्रकार को करिकुलर कोर्स में थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, उसकी भी तैयारी आपको यहाँ पर हो जाएगी जब आप इस ग्रुप से जुड़ेंगे। तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपके लिए चांदी ही चांदी है, आपकी बल्ले बल्ले, इसलिए चूंकि मात्र 100 रुपये में आप सारी चीज़ों को जान पाएंगे बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही एक प्रकार से विस्तार से और बहुत ही इन्फॉर्मेशन के साथ आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चैप्टर वाइज लेक्चर्स के साथ ही साथ महासंग्राम रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास भी होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एक प्रकार से एसएमएस करना है। उसके बाद में यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आपको मात्र एक स्कैनर मैं सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे, 100 रुपीज़ जो है आपको सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी क्लासेस जो होंगी वो एक प्रकार से होती रहेंगी। लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलेगी। आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाएंगे। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपके लिए व्यवस्थित करी जाएंगी। ठीक है, तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ज्वाइन करेंगे तो आपका एक प्रकार से बड़ा प्रॉफिट है, मात्र 100 रुपये में आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। ठीक है, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट की ये पहल आपको बहुत अच्छी लगी होगी और निश्चित तौर पर आप हमसे जुड़ने के लिए तुरंत अभी एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और अपना कोर्स ज्वाइन कर लें। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट, यहाँ तक कि सोशियोलॉजी ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस या अन्य सब्जेक्ट जो होंगे आपके, जियोग्राफी या अन्य सब्जेक्ट, उन सभी की क्लासेस आपको यहाँ पर बिल्कुल इसी में आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपका कोर्स ज्वाइन करना है तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी मौका है आपके पास, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चले अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम समझेंगे क्या भाई, देखिए अब यहाँ पर आपका लिखित टाइप की आपकी बार बहुत विश्वविद्यालय जो है, यहाँ तक कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भी आपकी बार परीक्षा लिखित करवाने के मूड में है। यानी आपकी बार ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं बहुत कम विश्वविद्यालय करवाएंगे, लिखित परीक्षाएं खूब होने वाली। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी आपकी लिखित करवाएगी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी लिखित करवाएगी। तो इस तरीके से लिखित एक प्रकार से जो पेपर्स हैं वो लगातार एक प्रकार से थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ये 3 सेमेस्टर जो है इनकी परीक्षाएं लिखित, और जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर है, यानी कि सम सेमेस्टर जिनको कहते हैं, उनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव। ऐसा एक प्रकार से बहुत विश्वविद्यालय नियम बना रही हैं। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो लिखित ही करवाती है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का भी लिखित ही होगा आपका। तो इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। अब हम चीज़ों को जानेंगे। तो लिखित में ऐसे प्रश्न क्या पूछेगा कि सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा, विभिन्न विद्वानों की दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो मैंने बता रहा हूँ यही आप लिख देना तो हो जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपके तैयार हो रहे हैं, लघु उत्तरीय भी तैयार हो रहे हैं, अति लघु उत्तरीय भी तैयार हो रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव भी मैं बता दूंगा। यानी कुछ विश्वविद्यालय में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मॉडल पेपर्स में देता रहूंगा। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। प्रत्येक समाज में क्या होता है, प्रत्येक समाज की एक अपनी संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अपने व्यवहारिक मूल्य जो कुछ एक प्रकार से बिहेवियरल, जो एक प्रकार से वैल्यूज़ होते हैं वो होते हैं। हर एक समाज के अपने अपने व्यवहारिक मूल्य होते हैं। सामाजिक कार्यों को संचालित करने की अपनी अपनी विधियां होती हैं हर एक समाज की। कोई भी काम संपन्न करने के लिए, सामाजिक कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रत्येक समाज की अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, इस संरचना, व्यवहारिक मूल्यों और कार्य विधियों में क्या क्या जो समाज की संरचना होती है, हर एक समाज की संरचना अलग अलग होती है, एक जैसी भी हो सकती है। हर एक समाज में व्यवहारिक कुछ मूल्य होते हैं। ठीक है, कुछ कार्य विधियाँ होती हैं जिससे सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो इन सभी में एक प्रकार से, चाहे समाज की संरचना की बात करें, चाहे समाज के व्यवहारिक मूल्यों की बात करें, चाहे समाज के कार्य विधियों की बात करें, जब इन सभी में निरंतर माने लगातार परिवर्तन होता रहता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। यही इसका अर्थ होता है। यह बात अलग है कि कुछ समाजों में परिवर्तन बहुत मंद गति से, मतलब बहुत धीमे गति से होता है, तो कुछ समाजों में सामान्य गति से होता है, यानी धीरे, मतलब एकदम एवरेज होता है, और कुछ समाजों में बहुत तीव्र गति से होता है। यानी कि अलग अलग समाजों में परिवर्तन की जो दशा और दिशा होती है वो अलग अलग हो सकती है। किसी में तेज गति से परिवर्तन होता है, किसी में एक प्रकार से बहुत धीमे होता है, किसी में सामान्य गति के साथ परिवर्तन होता है। तो ऐसे में एक प्रकार से विभिन्न समाजों में परिवर्तन की जो गति है समाज के, वो धीमी और तेज हो सकती है, बट परिवर्तन के बिना समाज संभव नहीं है। यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बिना परिवर्तन के एक प्रकार से समाज एक प्रकार से अपने आप को नहीं रख पाएगा। यानी कि समाज अगर रहना है तो उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। यहाँ तक कि मनुष्य के व्यवहारों में परिवर्तन लगातार आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के आपसी संबंधों का ही अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो मनुष्य के जब आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन हुआ तो समाज, ये उसी को सामाजिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। यानी कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को भी हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? चले,
तो इसी प्रक्रिया को समाजशास्त्री भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये इसकी अर्थ हुआ और निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा, कोई जटिल शब्दावली नहीं थी, मैंने आपको समझा भी दिया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आपको बता भी देंगे। यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपके टीजीटी पीजीटी आप अगर आप देना चाहते हैं सोशियोलॉजी से एमए करेंगे, उसके लिए भी आपके लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, यानी विभिन्न विद्वान परिभाषा। देखें अलग अलग विद्वान, चूंकि विद्वानों की कमी नहीं रही है पूरे पृथ्वी पर, बहुत सारे विद्वान हुए हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री हुए हैं, तो अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया, जिनमें पहला नाम आता है जॉनसन महोदय का। जॉनसन महोदय कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों की क्रियाओं, यानी जो व्यक्ति क्रियाएँ करते हैं उन व्यक्तियों की क्रियाओं से व्यक्ति के मन में जो विचार होते हैं उन विचारों में जो परिवर्तन होता है, यानी कि व्यक्ति जो काम करता है, मान लेते हैं पहले वो काम किसी दूसरे तरीके से करता था। जैसे मान लेते हैं मैं पहले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता था, तो मेरा काम क्या था, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना, लेकिन जब से डिजिटल बोर्ड आया तो मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने लगा। तो एक प्रकार से मेरे कार्य में परिवर्तन हुआ, तो व्यक्तियों की क्रियाओं यानी कि मेरी क्रिया में परिवर्तन हुआ, ये सामाजिक परिवर्तन आप कह सकते हैं। इसके अलावा विचारों में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। अब ये औद्योगिक कारक के द्वारा एक प्रकार से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से एक प्रकार से मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक परिवर्तन ही है। इसका औद्योगिक कारक, अभी सामाजिक परिवर्तन के तमाम कारकों के बारे में समझेंगे, जननांकिकीय कारक, औद्योगिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ऐसे कई कारकों के बारे में आप जानेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो व्यक्ति के व्यवहार होते हैं और जो व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं, जब इन व्यक्तियों के व्यवहारों और व्यक्तियों की क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसी को सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जॉनसन महोदय ने। इसके बाद में दूसरा नाम आता है किसका भैया, गिलिन और गिलिन का। गिलिन और गिलिन कहते हैं, ठीक है, मतलब कि जेपी गिलिन और जो है गिलिन और गिलिन क्या कहते हैं, गिलिन और गिलिन कहते हैं सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृत विधियों, मतलब स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विविधों नहीं, यहाँ पर विधियों कर लें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, विधियों, ठीक है, विधियों माने एक प्रकार से जो एक प्रकार से नियम कानून होते हैं जो स्वीकृत होते हैं, जो कि सामाजिक परिवर्तन को एक प्रकार जो स्वीकृत नियम कायदे हैं, जो विधियां हैं समाज में चलती हैं कि भाई ये करना है, समाज में ये नहीं करना है, जब उन्हीं विधियों में उन्हीं मूल्यों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है, गिलिन और गिलिन ने कहा। इसके बाद में आते हैं किंग्सले डेविस। तो आपको एक दो परिभाषा याद कर लेनी, ज़्यादा नहीं याद करना, परेशान नहीं होना। तीसरे विद्वान है किंग्सले डेविस, बड़े ज़बरदस्त समाजशास्त्री में नाम आता है किंग्सले डेविस का। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का लोगों का समूह होता है जो कि एक प्रकार से ये बताता है कि समाज क्या करेगा, समाज का कैसा नियम होगा, समाज का कायदा कैसा होगा, वही सामाजिक संगठन होता है। तो सामाजिक संगठन मतलब कि जो सामाजिक ढांचा होता है, सामाजिक सांचा होता है, सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें जब कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, चाहे सामाजिक ढांचे में, सामाजिक संगठन में, या समाज के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, संगठन के जो कार्य होते हैं उनमें जब किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वही परिवर्तन किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। चौथे विद्वान हैं, उनका नाम है मैकाइवर और पेज। इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मैकाइवर पेज ही वो व्यक्ति है जो कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो उस जाल में जब परिवर्तन होगा, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा तो जाल भी बदलेगा और इस तरीके से क्या होगा, समाज में एक प्रकार से परिवर्तन होगा। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध जो है केवल सामाजिक संबंधों से होता है, क्योंकि सामाजिक संबंध ही एक प्रकार से मिल करके सामाजिक संबंधों के जाल से ही एक प्रकार से समाज का निर्माण होता है और समाज एक प्रकार से समाज में परिवर्तन की बात हो रही तो सामाजिक संबंधों की बात हम जरूर करेंगे। इस दृष्टि से केवल हम सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। यानी अगर सामाजिक संबंधों में, सोशल रिलेशनशिप में परिवर्तन होता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, जब उनमें परिवर्तन होने लगता है तो आप जान जाइए कि कहीं ना कहीं पे समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन शुरू हो चुका है। ऐसा मैकाइवर पेज कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 विद्वान के परिभाषाओं को हमने देखा। इन चारों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हमको ये लगता है कि एक प्रकार से इन लोगों ने जो परिभाषा दी हैं उनको हम परिभाषित कर सकते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक प्रकार से क्या होता है भैया, जिसमें कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं और कुछ पुरानी बातें हट जाती हैं।
यानी नई बातें जुड़ेंगी और पुरानी बातें हटेंगी, तभी एक प्रकार से परिवर्तन हो। कोई नियम कायदा है, उसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी और कुछ पुरानी चीज़ें कम हो जाएंगी, तो वही परिवर्तन हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संरचना में अंतर आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन में पर्याप्त स्थायित्व तथा जनता के व्यापक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब एक प्रकार से जनता अच्छे तरीके से सहयोग करेगी, तभी समाज में, किसी भी समाज में परिवर्तन होगा। जनता का एक प्रकार से इसमें सहयोग बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में, क्योंकि जनता अगर एक प्रकार से शिथिल रहेगी तो सामाजिक परिवर्तन में बड़ी जटिलता आएगी। सामाजिक परिवर्तन के विरोध में भी कभी कभी जनता आ जाती है, तो सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार से कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। इस दृष्टि से कभी कभी जनता जो होती है एक प्रकार से इसका विरोध करती है और कभी कभी समर्थन भी करती है। जब उनको लगता है जनता को कि हमारे लिए परिवर्तन ठीक है, तो एक प्रकार से वो विरोध करती है, मतलब वो एक समर्थन करती है। लेकिन जब उसी जनता को लगता है कि सामाजिक जो परिवर्तन है एक प्रकार से हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसका वो विरोध करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को समझ लेते हैं हम। तो अब हम समझेंगे कि समाज की, मतलब जो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है, यानी नेचर है, वो क्या है, इसके बारे में जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, यहाँ से खूब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं पिछले 2 वर्षों में। अगर आप उठाकर के पेपर देखेंगे तो आपको सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और अर्थ को लेकर के कई प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति कैसे होती है, या प्रकृति कहते किसे हैं। देखिए, प्रकृति का सीधा सा मतलब होता है कि वह विज्ञान या वह पर्टिकुलर टॉपिक यो मानव, मतलब मानविकी है कि सामाजिक है, मतलब सामाजिक है कि वो एक प्रकार से वैज्ञानिक है, इसके बारे में यहाँ पर जानना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं, यानी कोई भी विषय वस्तु साइंटिफिक है या मतलब कि ह्यूमैनिटीज से संबंधित है, इसका तात्पर्य होता है कि वो विषय वस्तु एक प्रकार से वो विज्ञान है कि कला है। बेसिकली यही एक प्रकार से डिनोट करता है प्रकृति यानी नेचर। तो सामाजिक परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। शाश्वत मतलब हमेशा होने वाला है, मतलब ये हर सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, शाश्वत है, एक प्रकार से व्यवहारिक है, मतलब हमेशा होने वाला है। कोई भी समाज दुनिया का ऐसा नहीं जिसमें परिवर्तन ना होता हो। हर एक समाज में परिवर्तन होता है, धीमा, ऊंचा, मंद, हर एक गति से होता है। लेकिन विभिन्न समाजों में इसकी प्रकृति अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। परंपरागत समाजों में जहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी होती है, यानी ऐसे समाज जो एक प्रकार से परंपरागत रूप से पिछड़े समाज है, वहाँ पर प्रगति धीरे धीरे होती है। वहीं आधुनिक समाज जो है, मॉडर्न सोसाइटी, वहाँ पर परिवर्तन की प्रकृति तीव्र होती है, वहाँ पर परिवर्तन थोड़ा तेज गति से होता है। ठीक है, और चूंकि जो परंपरागत समाज है वहाँ पर क्या होते हैं, तमाम प्रकार के सामाजिक वैल्यूज़, सामाजिक मूल्य और सामाजिक जो रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं हैं, वो सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए वो समाज में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। एक लंबी भूमिका, एक लंबी प्रोसेस के तदुपरांत समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। बट जब आप मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर परिवर्तन एक आम सी बात हो गई। जैसे आजकल एक लड़का, एक लड़की, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो शादी कर सकते हैं शहरों में, लेकिन गांव वगैरह में अभी भी ऐसे प्रावधान नहीं है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। या तो कोई भगा ले जाता है घर से, मतलब लड़की लड़का भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, या फिर लेकिन शहरों में माता पिता एक प्रकार से अदर कास्ट के शादी कर देते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है कि आप मान लेते हैं कोई ठाकुर की लड़की है और कोई ब्राह्मण का लड़का है तो वो शादी नहीं कर सकते, या एक प्रकार से कोई जो है वैश्य का लड़का है, कोई शूद्र की लड़की है तो उससे शादी नहीं कर सकते। मतलब ये एक प्रावधान है। हालांकि एक प्रकार से आप सामाजिक जो नियम है उनमें थोड़ा बहुत ढिलाव आया है, लेकिन फिर भी अभी भी परंपरागत समाज में परिवर्तन की गति धीमे हुए। सामाजिक विशेषताओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है कुछ निम्न प्रकार से है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए पहला तथ्य, सामाजिक परिवर्तन जो है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक तथ्य है। सार्वभौमिक तथ्य का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब कि ऐसे सूर्य पश्चिम से, मतलब सूर्य पूरब से उदय होता है, ये फैक्ट है, ये सार्वभौमिक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। सार्वभौमिक तथ्य है कि सूर्य भगवान पूरब से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। ये एकदम से डन है ना कि ये होता ही है, डेली होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब ये ना कहो कि सर जी बादल आ जाता है तो उदय नहीं हो पाता, बाद में आकर के यहाँ पे निकलता है, ऐसी बात नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। सूर्य पूरब से ही उदय होता है, पश्चिम में ही अस्त होता है, यह सार्वभौमिक फैक्ट है, तथ्य है। यहाँ पर कभी टेंस भी नहीं बदलता है। जब आप टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक सार्वभौमिक तथ्य वाला पढ़ते हैं, तो जो एक प्रकार से इंडेफिनिट में एक प्रकार से होता है वो बदलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये जो सामाजिक परिवर्तन है सार्वभौमिक तथ्य हमेशा होता है, हर एक समाज में होता है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक मतलब कि
होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है तो होगा। मतलब किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन होना तय है, मतलब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सामाजिक परिवर्तन होगा तो होगा, चाहे धीरे होगा चाहे तेज होगा, स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। तुलनात्मक मतलब कि किसी समाज में तेज होता है, किसी में धीमा होता है, एक तुलनात्मक रूप से कि भाई फलाने समाज को देखा फिर धीरे धीरे अपने आप को बदलने लगे, तुलना के रूप में परिवर्तन। इसके अलावा चौथा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब कि सामाजिक परिवर्तन ऐसे ही नहीं, कहते नहीं एक गाना चला है कि यूं ही तुम नहीं मिल गए हो, 100 जन्म की दुआओं की सौगात है, तो ऐसे ही समझो कि चलते फिरते यूं तुम नहीं मिल गए हो, एक लंबी प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया के तदुपरांत एक प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन कभी कभी एक प्रकार से सामाजिक आंदोलन, सामाजिक दंगों तक एक प्रकार से हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन में भविष्यवाणी संभव नहीं है। अब जब भविष्यवाणी संभव नहीं है सामाजिक परिवर्तन में, तो एक प्रकार से क्या होगा, जब भविष्यवाणी संभव नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है, या अर्ध वैज्ञानिक है, आधी वैज्ञानिक है। ठीक है, पूरा नहीं है। कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक एक प्रकार से मतलब जो टॉपिक भविष्यवाणी करने में संभव होता है वो वैज्ञानिक है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक पहलुओं पर अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तो जरूर कर सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि समाज में भविष्य में कितना परिवर्तन होगा, कब परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, ये पूरी डिसाइड या विवरणात्मक वर्णन जो है ये एक प्रकार सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी सामाजिक परिवर्तन भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। अगली बात यह है कि सामाजिक व्यवस्था जो होती है, सोशल जो सिस्टम होता है, उससे संबंधित परिवर्तन होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से रिलेटेड होता है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या सामाजिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया भैया, एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्वालिटी में जो एक प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी कि समाज की क्वालिटी में सुधार होता है। समाज की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ही परिवर्तन किया जाता है, तो ये एक प्रकार से ये होता है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है वो चक्रीय और रेखीय होती है। चक्रीय और रेखीय का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से एक रेखा में परिवर्तन, जैसे कि मान लेते हैं पहले आप, जैसे अभी मैं रेखीय और चक्रीय परिवर्तन के बीच में अंतर समझाऊंगा तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। परिवर्तन दो प्रकार का, एक रेखीय एक चक्रीय होता है। रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। रेखीय मतलब कि जैसे पहले पंखा बना, पहले क्या बना, पंखा बना, पंखा के बाद फिर कूलर बना, फिर कूलर के बाद में फिर एसी बन गई। तो इस तरीके से एक चक्र में मतलब एक रेखा में परिवर्तन होने से कि आविष्कार हुआ। पहले व्हाइट बोर्ड था, पहले क्या था, श्यामपट्ट था, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, फिर व्हाइट बोर्ड बना, फिर व्हाइट बोर्ड से क्या बना, डिजिटल बोर्ड बना। तो ये क्या है, एक रेखा में परिवर्तन हो रहा है, एक सीधी रेखा में, यानी सरलता से, मतलब एक प्रकार से क्या बोले, जटिलता से सरलता की ओर, या ऐसे बोले कि एक प्रकार से कम क्वालिटी से उच्च क्वालिटी की ओर परिवर्तन हो रहा है, निम्नता से उच्चता की ओर परिवर्तन हो रहा है एक रेखा में। ठीक है, जबकि चक्रीय परिवर्तन में क्या होता है, एक सर्कल चलती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे ठंडी, अभी इस समय क्या चल रही है, गर्मी चल रही है, गर्मी के बाद में क्या आएगी, ठंडी आएगी, फिर बरसात आएगी। इस समय बरसात चल रही है, बरसात के बाद ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात, ठीक है, फिर ठंडी, फिर गर्मी, यानी एक चक्र में एक प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि ये चक्र चलता रहता है। परिवर्तन जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर आकर फिर रुक जाता है, फिर वहाँ से नई गति से परिवर्तन शुरू होता है, फिर जहाँ चले थे फिर वहीं आकर के हम रुक जाते हैं। तो इस तरीके से ये चक्रीय परिवर्तन होता है। अलग अलग विद्वान हैं जो कि कुछ चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, कुछ रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की कई प्रक्रियाएं होती हैं। अब तो ये सामाजिक परिवर्तन के वो हो गए। अब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया समझेंगे, फिर सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान समझेंगे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन फिर रेखीय और चक्रीय परिवर्तन में डिफरेंस भी हम देख लेंगे। देखिए, अगला टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में एक प्रकार से कई सारी पॉइंट्स हैं, आइए समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों के आधार पर मैकाइबर और पेज और पीट्रिम सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की 5 प्रक्रियाओं की चर्चा करी है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न बना हुआ है कई बार कि मैकाइबर, पेज या मैकाइबर और पीट्रिम सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की कितनी प्रक्रियाएं बताई हैं। तो 5 प्रक्रियाएं बताई हैं, जिनमें एक प्रकार से समझने का प्रयास करते कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। देखिए, सबसे पहली प्रक्रिया होती है सामाजिक परिवर्तन की, वो होती है सामाजिक परिवर्तन चक्रीय प्रक्रिया के रूप में। किस प्रक्रिया के रूप में, चक्रीय प्रक्रिया के रूप में। चक्रीय प्रक्रिया क्या है, इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया चक्रवात के रूप में देखने को मिलती है, इसीलिए इसको चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन, चक्रवात मतलब ऐसे घूमता रहता है। चक्रवात कैसे चलता है, ऐसे घूमता हुआ चलता है, गन 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 इस तरीके से। ठीक है, तो वो चक्रवात के रूप में देखने को मिलती है, इसीलिए इसको चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण समझे, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है। ठीक है, सावयव का जन्म होता है। सावयव मतलब क्या होता है, शरीर।
ठीक है। शरीर का एक प्रकार से जन्म होता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का पतन होता है और फिर एक प्रकार शरीर की अंत्येष्टि हो जाती है, समापन हो जाता है। तो इस तरीके जैसे एक बच्चा जो होता है पहले पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर उसका विकास होता है, उसके अंदर बुद्धि उद्धि का विकास होकर के फिर वो मर जाता है, उसका समापन हो जाता है। तो इस तरीके से फिर से उसका कहीं जन्म होता है, फिर से, यानी एक इस तरीके से ये एक प्रकार से इसे शरीर की भांति शरीर जन्म लेता है, मृत्यु प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है। तो ये चक्रीय परिवर्तन होता है। इसी प्रकार मानव संस्कृति या जो ह्यूमन कल्चर होता है उसके उत्थान और पतन के क्षेत्र में भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। समाज मानव संस्कृति कभी कभी अपने उत्थान की ओर होती है, उत्थान के बाद फिर पतन पर जाती है, फिर उत्थान की ओर जाती है, फिर पतन की ओर जाती है। इस तरीके से ये चलता रहता है क्रम। तो ये एक प्रकार से आपका चक्रीय परिवर्तन हो गया सामाजिक परिवर्तन का, ठीक है। जैसे मैंने बताया वर्षा मतलब ऋतुओं में परिवर्तन, वर्षा ऋतु, ठंडी, ठीक, गर्मी, वर्षा, बरखा, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन की वो कौन सी है? दूसरी प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन का विकासवादी प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन विकासवादी प्रक्रिया के रूप में इसको समझेंगे। देखिए, विकासवादी प्रक्रिया में वस्तु के निहित गुणों के प्रकटन से परिवर्तन होता है। चार्ल्स डार्विन ने समाज को विकासवाद के परिप्रेक्ष्य में देखा है। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो एक प्रकार से विकासवादी सिद्धांत को समाज के ऊपर लागू करते हैं। समाज का जो स्वावयवी सिद्धांत है वो दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो कि प्रभावित थे किससे? चार्ल्स डार्विन से। चार्ल्स डार्विन एक प्रकार से उनका वो विकास का सिद्धांत है वो जानवरों को लेकर के दिया था, जीवों के विकास को लेकर के दिया था। जीव शास्त्री हैं चार्ल्स डार्विन, लेकिन उन्हीं के एक प्रकार से सिद्धांतों को या उन्हीं के विकासवादी सिद्धांत को समाज पर लागू किया और समाज का स्वावयवी सिद्धांत दिया हर्बर्ट स्पेंसर नाम के समाजशास्त्री ने। इन्होंने विकासवादी सिद्धांत के नाम से मतलब समाज के ऊपर लागू किया विकासवादी सिद्धांत को। इनके अनुसार उद्विकास एक निरंतर क्रियाशील परिवर्तन होता है। उद्विकास क्या है? उद्विकास मतलब एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो एक निरंतर क्रियाशील प्रक्रिया है, धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु के अंतर्निहित तत्व धीरे धीरे प्रकट होकर के उस वस्तु के स्वरूप को बदल देते हैं। जैसे कि जब आप बचपन में होते हैं, आप छोटे होते हैं, आपके शरीर बढ़ते हैं। सावयव का मतलब होता है शरीर। अब जिस प्रकार से शरीर के तमाम अंगों के मिल करके समाज का निर्माण होता, मतलब शरीर का निर्माण होता है तमाम सारे अंगों को मिलकर के, इसी तरीके से समाज एक प्रकार से जो होता है उसमें कई अंगों से मिलकर के बनता है। तो समाज एक प्रकार से शरीर है और उसके जो अंग है, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य, सामाजिक वैल्यूज, ये सब एक प्रकार से मिलकर के सब अंग होते हैं शरीर के, मतलब समाज रूपी शरीर के। तो कहीं ना कहीं पे समाज को एक शरीर मान करके उसमें जो परिवर्तन होता है शरीर में, जैसे ऐसे समाज में परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं उद्विकास। जैसे उद्विकास एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे मानव पहले एक प्रकार से क्या था, आदि मानव था, बनमानुष था, धीरे धीरे करके उसका विकास होता गया और आज एक प्रकार से वर्तमान में हम लोगों को आप देख रहे हैं, ठीक है। पहले मानव मनुष्य के पूंछ होती थी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी छोटी पूंछ होती थी, तो अब पूंछ एक प्रकार से खत्म हो चुकी है, बैठते। अब पहले हम लोग दोनों पैरों पर चलते थे, फिर धीरे धीरे उठे, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, तो इस तरीके से पूंछ जो है वो अंदर चली गई और सारी चीज़ें। पहले हम लोगों के शरीर पर बहुत बाल होते थे, अब बाल थोड़ा कम हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के बदलाव देखने को मिले, तो ये उद्विकास होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका है सामाजिक परिवर्तन प्रगति की प्रक्रिया के रूप में। क्या? सामाजिक परिवर्तन प्रगति की प्रक्रिया के रूप में। तो ये प्रगति की प्रक्रिया के रूप में कैसे देख सकते हैं? देखिए, जब सामाजिक परिवर्तन इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक इच्छित दिशा में होता है, कि जब हम सोचते हैं कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, हम अपनी इच्छा में सोचते हैं कि ऐसा परिवर्तन जरूरी है, अब ऐसा ही परिवर्तन होना चाहिए, और वैसा ही परिवर्तन जब हो जाता है तो उसे प्रगति कहते हैं, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। इस परिवर्तन को लाने में मानवीय शक्तियों का विशेष योग होता है। मानव चाहता है, जैसे मान लेते हैं प्रोग्रेस का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा था और मैं सोचूं कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, तो मैं एक प्रकार से अपना मेहनत करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इधर उधर से कहीं से कर्जा पानी लेकर के और डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, ठीक है, या जो यूट्यूब से मिलेगा उससे और जो इधर उधर से मिला करके मैं लाऊंगा। जो कुछ भी बुक लानी होगी मैं उस पैसे से लाऊंगा, डिजिटल जो है लाइट बिजली का बिल देना होगा उसको मैं दूंगा। तो ये सब एक प्रकार से क्या होगा, ये मानवीय हस्तक्षेप है, मनुष्य करता है इसको, ठीक है। तो मानवीय शक्तियों का विशेष योग होता है। तो प्रगति का मतलब होता है जब जो हम सोचते हैं वैसा हम बदलाव ला पाएं, ठीक है, यानी इच्छित बदलाव कुल मिलाकर के समाज में, वो सामाजिक परिवर्तन की प्रगति की प्रक्रिया होती है। चौथा होता है सामाजिक परिवर्तन की क्रांति के रूप में। सामाजिक परिवर्तन एक क्रांति के रूप में भी होता है, क्योंकि क्रांति का अभिप्राय क्या होता है? क्रांति का अभिप्राय ऐसे परिवर्तन से होता है जो आकस्मिक और तीव्र गति से होता है। क्रांति करके डायरेक्ट समाज में परिवर्तन हो जाता है, एक आंदोलन करके, क्रांति करके। इस परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव आ जाता है। जैसे आप देखते हैं जो है क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, 1857 की भारत की क्रांति हुई, ठीक है, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, अमेरिका की क्रांति हुई, रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति हुई। तो ऐसे तमाम प्रकार की क्रांतियाँ हुई जिससे समाज बदला
और समाज के साथ साथ राजनीतिक जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा बदल गया। तो कहीं ना कहीं पे ये जब बदलाव होता है क्रांति के द्वारा, तो एक प्रकार से जो तमाम प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उनके प्रति असंतोष जनता में होता है, विद्रोह की भावना लोगों के अंदर जागृत होने लगती है, मौजूदा समस्याओं के समाधान का कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है। ऐसे में सब व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और क्रांति एक प्रकार से कर देते हैं। तो जो क्रांति के मूल में निहित होते हैं सारी चीज़ें, और क्रांति होती है और क्रांति के द्वारा समाज में डायरेक्ट परिवर्तन हो जाता है बहुत जल्दी और क्रमिक तरीके से, एक क्रमिक नहीं, एक जो है डायरेक्ट विकास हो जाता है। पांचवी प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन की एक प्रकार से अनुकूलन के रूप में। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, जब आपने देखा कि भाई किसी समाज, कोई समाज बहुत आगे जा रहा है, उस समाज को देखा तो उसके हिसाब से हम अपना समाज भी आगे बढ़ाएं, तो हम एक प्रकार से उस अनुकूल कर लेते हैं। अनुकूलन मतलब समझ रहे हैं ना, अनुकरण कर लेते हैं उनका कि भाई ऐसे हम भी बन जाएं। तो मैकाइबर कहते हैं कि अनुकूलन की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति समाज की बदली हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया अभियोजन, समायोजन या सात्मीकरण या अनुरूपता के रूप में देखने को मिलती है। सात्मीकरण मतलब कि जब जो अच्छी चीज़ें उनको हम अपना लें, या एक प्रकार से आत्मीकरण, सात्मीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें, या जिस तरीके समाज बदल रहा है उस हिसाब से हम अपने आप को भी बदल लें। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो प्रकृति हमारा निरसन कर देगी, ठीक है, समाज में हम नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से अनुकूलन समाज में निरंतर होता रहता है। इस प्रकार अनुकूलन भी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सामाजिक परिवर्तन की कुछ प्रक्रियाएं थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रतिमान हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान की अगर बात की जाए, समझें सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, हमेशा होती रहती है। यह प्रत्येक समाज की एक विशेषता होती है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब समाज स्थिर है, समाज एक प्रकार से गतिशील नहीं है, समाज ठीक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसलिए ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि समाज में परिवर्तन की दिशा क्या है, समाज में परिवर्तन की दिशा ठीक है, अच्छी है कि नहीं है, बुरी है, कैसी है, उसको जानना जरूरी होता है। समाज में परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से होते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समाजों में परिवर्तन जो होता है उसकी दिशा एक विशेष ढंग से होती है। और इसी आधार पर मैकाइबर और पेज नाम के विद्वान ने, समाजशास्त्री ने परिवर्तन के कई प्रतिमान बताए हैं। और जो प्रतिमान बताए हैं वो बड़े ज़बरदस्त प्रतिमान है। पहला प्रतिमान होता है जिसको आप प्रथम प्रतिमान के नाम से जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान में पहला प्रतिमान, प्रथम प्रतिमान जिसको कहते हैं। द्वितीय प्रतिमान को दूसरा प्रतिमान, मतलब दूसरे प्रतिमान को द्वितीय, तीसरे को तृतीय और चौथे को चतुर्थ प्रतिमान, ठीक है। प्रथम प्रतिमान में किस प्रकार का परिवर्तन समाज में होता है उसको जानेंगे। देखिए, परिवर्तन के इस प्रतिमान को रेखीय प्रतिमान कहा जाता है। रेखीय मतलब एक रेखा में परिवर्तन होता है, एक दिशा में परिवर्तन होता है, निम्नता से उच्चता की ओर परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन वह स्वरूप होता है जिसकी प्रकृति यानी जिसका नेचर एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ने की होती है। इस श्रेणी में जितने आविष्कार होते हैं, जैसे कि तमाम प्रकार के आविष्कार लगातार होते रहते हैं और समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो एक रेखा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि पहले विकास हुआ किसका, हैंड फैन का। हैंड फैन मतलब बेना, जब हमको गर्मी लगती थी तो हम बेना हाँकते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पंखा बन गया, पंखा का विकास हुआ, फिर टेबल फैन का विकास हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास हुआ। फिर बड़े बड़े पंखों का विकास हुआ जो कि ठंडक हवाएं देने लगते हैं। फिर एक प्रकार से आप देखते हैं कूलर का विकास हो गया जो ठंडी हवाएं देने लगे। उसके बाद में फिर एसी का विकास हो गया जो कि एक प्रकार से वातावरण को अनुकूलित कर देती, वातानुकूलन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं पे आविष्कार के द्वारा ये विकास हुआ। उनसे उत्पन्न परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है रेखीय परिवर्तन में। परिवर्तन के इस स्वरूप को प्रत्येक परिवर्तन एक नए परिवर्तन को जन्म देने लगता है। तो इस तरीके समाज में जो एक प्रकार से जितने भी आविष्कार वगैरह हुए हैं सब रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रतिमान जो होता है उसको द्वितीय प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रतिमान। परिवर्तन के इस प्रतिमान को उतार चढ़ाव का प्रतिमान कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन के इस प्रतिमान के कुछ समय तक तो परिवर्तन ऊपर की ओर होता है और अथवा प्रगति की ओर होता है, किंतु बाद में परिवर्तन की दिशा नीचे की ओर हो जाती है अथवा ह्रास की ओर होता है। ह्रास मतलब उसमें कमी आ जाती है। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या खूब बढ़ जाती है और कभी जनसंख्या घट जाती है, तो घटना बढ़ना इस तरीके से एक तरंग के रूप में चलता रहता है। इस तरीके से मतलब एक साइकिल के रूप में, मतलब एक उसके के रूप में इस तरीके से कभी घटा कभी बढ़ा, मतलब कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, इस तरीके से जनसंख्या और आर्थिक क्रियाएं जो होती, कभी किसी का रेट घटता है कभी किसी का बढ़ता है। कहते नहीं कि मंडी का रेट कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इस तरीके से ये जो मतलब कि जो मंडी का रेट होता है वो एक प्रकार से जब घटता बढ़ता रहता है तो इसके क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं ये द्वितीय प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं कि जनसंख्या कभी बढ़ जाती है किसी क्षेत्र में, कभी घट जाती है, कभी गेहूँ का मूल्य बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो इस तरीके से ये जो परिवर्तन होता है द्वितीय परिवर्तन समाज में होता है, द्वितीय प्रतिमान है समाज का, ठीक है। इसके अलावा समाज के प्रतिमान में जो तृतीय प्रतिमान है वो क्या होता है,
तृतीय प्रतिमान की अगर बात करें महोदय, तो तृतीय प्रतिमान समाज का जो होता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो परिवर्तन के इस प्रतिमान को तरंगीय प्रतिमान भी कहा जाता है, एक तरंग के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसमें परिवर्तन एक तरंग की भांति होता है। उदाहरण के लिए अगर समझें, कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियों में या सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में एक विशेष प्रकार का सामाजिक आंदोलन शुरू होता है, और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन मतलब कि कभी क्या होता है, कभी कोई सिचुएशन बनी तो आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद में फिर जब आंदोलन खत्म हुआ तो फिर सिचुएशन सामान्य हो गई, फिर आंदोलन हुआ, फिर उठ गई, फिर सामान्य हो गई। इस तरीके से एक तरंग के रूप में चलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका तृतीय प्रतिमान। ठीक है, चतुर्थ प्रतिमान जो होता है वो क्या है? चतुर्थ प्रतिमान यानी चौथा प्रतिमान, परिवर्तन के इस प्रतिमान को चक्रीय प्रतिमान भी कहते हैं, चक्रीय परिवर्तन जो होता है वो। ठीक, कुल मिलाकर के दो प्रकार के परिवर्तन बहुत मतलब कि उन पर विद्वानों ने फोकस किया, एक रेखीय परिवर्तन और एक चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जहाँ से हम चलते हैं पहली, फिर उसी में घूम करके हम पहुँच जाते हैं एक चक्र के रूप में। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राचीन समाज में संस्कृत भाषा का काफ़ी प्रचलन था, फिर मुगल काल में उर्दू का और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इसके पश्चात हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा मानी जाने लगी, किंतु आज के युग में संस्कृत भाषा का महत्व फिर से बढ़ गया है। यानी पहले संस्कृत जो भाषा थी, संस्कृत भाषा पहले यहाँ पर थी, संस्कृत बोली जाती थी, फिर पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, औहट्य आई। ठीक है, हिंदी, फिर उसके बाद में हिंदी बनी, हिंदी के बाद में फिर भी एक प्रकार से फिर से संस्कृत का महत्व बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं पर ये भी साइकिल चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुगल काल है तो उर्दू का विशिष्ट बढ़ा, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी बढ़ी, तो फिर भी उसके बाद में हिंदी का विकास हुआ, फिर से संस्कृत का बोलबाला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एक साइकिल चलता रहता है, ऐसे ही जैसे मौसम बदलता रहता है। इसके पश्चात आप देखते हैं कि आज के युग में चीज़ें ऐसे परिवर्तित, यानी कि जहाँ से चलेंगे वहीं पर फिर परिवर्तन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका चतुर्थ प्रतिमान। ठीक है, अब एक प्रश्न आपका परीक्षा में खूब पूछा गया है कि रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन जो है रेखीय परिवर्तन एंड चक्रीय परिवर्तन, या रेखीय सिद्धांत क्या है, चक्रीय सिद्धांत क्या है। देखिए, अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, चलें, रेखीय एवं चक्रीय सिद्धांतों में क्या अंतर है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय रेखीय सिद्धांतों को विभिन्न विद्वानों ने इतने तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है कि किसी एक सिद्धांत को समझते समय सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में वह बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता। अगर आप केवल रेखीय परिवर्तन को समझेंगे, चक्रीय परिवर्तन को छोड़ देंगे, तो ये एक प्रकार से ये आप समझ नहीं पाएंगे, आप सामाजिक परिवर्तन को उतने स्तर पर नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए आपको सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों को, विभिन्न प्रक्रियाओं को और विभिन्न तरीके के एक प्रकार से जो मानदंड है उनको जानना पड़ेगा। इसीलिए एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के दो रेखीय और चक्रीय दोनों सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद इन सिद्धांतों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। रेखीय परिवर्तन जहां एक सीधी रेखा में होता है और एक निम्नता से उच्चता की ओर होता है, वहीं पर चक्रीय परिवर्तन जहां से शुरू होते हैं फिर वहीं पर आकर के अटक जाते हैं। तो यानी आज जो आधुनिकता है वो हो सकता है प्राचीन काल में प्राचीनता रही हो, या प्राचीन काल में जो चीज़ें एक प्रकार से रही हो आज उसको हम आधुनिक मान रहे हैं। फिर उसको एक प्रकार से आजकल आप देखें बड़े बड़े शहरों में गाँव की जो एक प्रकार से मिट्टी होती है उसको रख करके, या भौरी भाटा पहले गांव में लगता था, आप शहरों में उसी को फैशन बना करके लोग खाते हैं। ठीक है, पहले लोग एक प्रकार से क्या बोलते थे कि पेड़ पौधा या एक प्रकार से लगाने को लेकर के, या आप देखें गांव वगैरह में जो पहले चीज़ें होती थी जैसे कि जो है छप्पर की मकान होते थे घास फूस के, आजकल आप देखें बड़े बड़े शहरों में जो रेस्टोरेंट वगैरह बनते हैं उसमें छप्पर ऊपर टांग करके उसमें आधुनिकता बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं पे कब क्या चीज़ें मॉडर्न हो जाएं और क्या मॉडर्न है क्या प्राचीन है, इसका मापदंड एक प्रकार से कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे आज जो चीज़ें आपको मॉडर्न लग रही, कटी फटी जीन्स पहनना, हो सकता है बहुत पहले किसी मतलब कि बहुत सारे लोगों ने उसको पहन के छोड़ दिया हो, या आजकल जो चीज़ें आप जिसको मॉडर्न आप बोल रहे हैं प्राचीन काल में वो एक प्रकार से मॉडर्न ना रही हो, मतलब कि वो प्राचीन काल में मॉडर्न नहीं हो, या प्राचीन काल में वो पद्धतियाँ या वो रीति रिवाज फॉलो किए जाते रहे हों। ठीक है, तो यही सब चीज़ें। इसके बावजूद इन सिद्धांतों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। समानवीकरण की दृष्टि से चक्रीय रेखीय सिद्धांतों के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट करते हुए इनकी प्रकृति को अधिक सफलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं इन दोनों के अंतर को कि आखिरकार क्या अंतर है। पहला अंतर है, सर्वप्रथम चक्रीय सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि सामाजिक परिवर्तन सदैव उतार चढ़ाव से युक्त होता है। तो सामाजिक परिवर्तन हमेशा उतार चढ़ाव से युक्त होता है, बिल्कुल, क्योंकि चक्रीय सिद्धांत कहता है कि कभी समाज में परिवर्तन एक प्रकार से मतलब
यहाँ पर पहुँचता है, फिर आकर के फिर वहीं पर चले जाते हैं। यानी उतार चढ़ाव जो होता है, एक तरंगीय परिवर्तन भी चक्रीय के अंतर्गत आ जाता है। यानी सामाजिक परिवर्तन हमेशा उतार चढ़ाव के से युक्त होता है, अर्थात प्रत्येक परिवर्तन सदैव नई दशा उत्पन्न नहीं करता है, कभी कभी पुरानी दशा में भी चला जाता है, बल्कि इसके कारण से समूह के द्वारा कभी कभी नई विशेषताओं और कभी कभी पहले की पीढ़ी या पहले के द्वारा छोड़ी जा चुकी जो विशेषताएं हैं उनको दोबारा से ग्रहण कर लिया जाता है। यानी जो चीज़ें हमारे पूर्वज लोग कर चुके हैं उसको भी हम कभी कभी अपना लेते हैं और कभी कभी उसको हम नए तरीके से यूज़ करते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि क्या चीज़ें नई है क्या पुरानी है, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है जब आप चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है। इसके विपरीत रेखीय सिद्धांत जो होता है इस मान्यता पर आधारित होता है कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है वो एक निश्चित दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ने की होती है। हमेशा एक प्रकार से इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, यानी कि निम्नता से, ठीक है, निम्नता से किसकी भैया, निम्नता से उच्चता की ओर एक प्रकार से जो होती है परिवर्तन, वो परिवर्तन आपका होता है रेखीय परिवर्तन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका पहला अंतर। दूसरा अंतर आप देखने को देखिए भाई, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है रेखीय सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन की दिशा साधारणतः अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने की होती है। चक्रीय सिद्धांत परिवर्तन के किसी ऐसे क्रम को स्पष्ट नहीं करते। ठीक है, ये परिवर्तन पूर्णता से अपूर्णता तथा अपूर्णता से पूर्णता किसी भी दिशा में चक्रीय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो रेखीय परिवर्तन होता है ये हमेशा अपूर्णता से पूर्णता की ओर होता है। ठीक है, और बढ़ता ही है, मतलब कि ये निम्नता से उच्चता की ओर होता है, अपूर्णता से पूर्णता की ओर होता है, घटने से बढ़ने की ओर होता है। जबकि जो एक प्रकार से जो चक्रीय परिवर्तन है ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, प्राचीन भी हो सकता है और मॉडर्न भी हो सकता है। क्लियर, ये दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर ये है इसमें, तीसरा अंतर क्या है भैया? चक्रीय परिवर्तन सिद्धांतों के अनुसार एक विशेष परिवर्तन की किसी निश्चित अवधि या निश्चित समय का अनुमान नहीं लगाया सकता कि कब परिवर्तन कैसा होगा। परिवर्तन कभी जल्दी जल्दी हो सकता है इसमें चक्रीय परिवर्तन में, और कभी कभी बहुत समान गति से भी होता है, बहुत टाइम भी लग सकता है चक्रीय परिवर्तन में। जबकि इसके विपरीत रेखीय सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन की गति आरंभ में धीमी होती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाने के बाद में परिवर्तन बहुत स्पष्ट रूप से तथा तेज गति से होने लगते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पन्न जो परिवर्तन है इस कथन की पुष्टि करता है। जैसे आज परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा। परिवर्तन पहले, चूंकि परिवर्तन जब हुआ था कंप्यूटर का विकास हो तो बड़े लंबे लंबे समय पर कंप्यूटर के अन्य अन्य पीढ़ी का विकास हुआ, लेकिन आज कंप्यूटर के माध्यम से आप तमाम प्रकार की चीज़ों को कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कंप्यूटर ना करता हो, हर एक चीज़ करती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आज विकास की गति बहुत तीव्र है और एक सेट है कि भाई किस गोल की ओर हमको आगे बढ़ना है। तो रेखीय परिवर्तन जो होता है वो फिक्स होता है कि एक प्रकार से परिवर्तन पहले धीमी गति से होता है, फिर उसके बाद में तीव्र गति से, और तीव्र गति से होता चला जाता है लगातार। ठीक है, और चक्रीय परिवर्तन कभी धीमा होगा, कभी तेज होगा, कभी जल्दी जल्दी होगा, कभी समान गति से होगा। तो ये भी परिवर्तन इसका हो गया। इसके अलावा चौथा परिवर्तन देखिए, चौथा परिवर्तन आपका है, चौथा परिवर्तन है भैया रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में अंतर। रेखीय सिद्धांतों की तुलना में जो चक्रीय सिद्धांत होते हैं उन पर विकासवाद का प्रभाव बहुत कम होता है। यानी रेखीय सिद्धांतों में विकासवादी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और चक्रीय सिद्धांतों में विकासवादी प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रेखीय सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन की प्रवृत्ति एक ही दिशा में तथा सरलता से जटिलता की ओर होती है। तो क्या होता है रेखीय सिद्धांतों में, क्या होता है, परिवर्तन जो होता है पहले सरल समाज था, आज जटिल समाज होता जा रहा है। जी, जैसे जटिल मतलब कठिन समाज। कैसे? पहले हमको बस केवल रोटी कपड़ा मकान देखना होता था, आजकल क्या है, हम रोटी कपड़ा मकान के बाद में हमको मोटरसाइकिल भी लेनी है, हमको गहना भी बनवाना है, हमको एक प्रकार से काजर भी खरीदना है, लिपस्टिक भी लेनी है, शादी भी करनी है, उसके लिए साड़ी भी लानी है। अब साड़ी भी जैसे एक साड़ी ले तो लंदन की साड़ी, सूरत की साड़ी अलग, बनारसी साड़ी कहेंगी कि हमको अगले जो है उस पर बर्थडे पे बनारसी साड़ी दे दो हमारे हस्बैंड जी, तो उनको बनारसी साड़ी भी देनी पड़ेगी। ऐसे ही क्या होता है कि दुनिया भर के टीम टाम आजकल करने पड़ते हैं। जैसे आज आप केवल रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं है, तमाम प्रकार की और मूलभूत आवश्यकताएं समाज में बनती चली जा रही हैं। आप कितना भी पैसा कमा लो, पैसा हमेशा कम ही पड़ता जाएगा आपका, कुछ भी आप कर लो। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आजकल एक प्रकार से, पहले व्यक्ति बस परफ्यूम वर्फ्यूम थोड़ी मारता था, आजकल तो परफ्यूम चाहिए बच्चों को लगाने के लिए, कपड़ा चाहिए तमाम प्रकार के पहनने के लिए। ठीक है, किस कलर के कपड़े पर कौन सी एक प्रकार से नेल पॉलिश लगानी लड़कियों को यहाँ तक पता होता है, किस जो है उस पर सैंडल
कौन सी पहननी, जूती कौन सी पहननी है, ये सब डिसाइड होता है पहले से। कौन सा झुमका किस कपड़े पे पहनना है वो भी बदल जाता है। तो आप सोचो पहले की औरतें क्या करती थी, एक ही ठू यही सोने का कुछ होता था वही सब टांग लेती थी और निपटा देती थी सब कुछ। आजकल क्या है, जिस कलर का साड़ी होगा, जिस कलर का जो भी कपड़ा पहनती हैं लड़कियां वो होगा, उसी कलर का होगा। लड़के क्रीम पाउडर लगा के जल लगा करके बाल खड़िया लेंगे। उसके बाद में लड़के भी आजकल मेकअप जाने लगे हैं, पार्लर जाने लगे हैं और तमाम प्रकार के ये सब चीज़ें होने लगी हैं। ठीक है, अब लड़कों के लिए जो है साबुन तमाम प्रकार के। तो ये सब कहीं ना कहीं पे आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ें हो रही समाज में आजकल बहुत बदलाव हो चुका है और लगातार बदलाव होता जा रहा है। तो मूलभूत आवश्यकताएं आज के परिवेश में बदल चुकी हैं। नाना प्रकार के जो भौतिकवादी संसाधन हैं उपलब्ध हैं, आज बदल चुका है। अब आप पानी पहले नल का पीते थे, आजकल पानी आरओ का मशीन आ गई। अब आरओ में भी कोई आरओ कम क्वालिटी पानी देता है तो कोई और क्वालिटी पानी, आरओ में कई क्वालिटी आ गई। तो ऐसे में एक प्रकार से हर व्यक्ति सोचता, खाना बनाने की भी एक प्रकार से अब कई कई विधियां हो गई। तो अब रोज यूट्यूब पर लोग देख करके औरतें ये रेसिपी, आज नई रेसिपी कैसे बनाए, हस्बैंड को खुश करने के लिए कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए, तुरंत सर्च किया आ गया, पट से तुरंत बना दिया वो रेसिपी। ठीक है, ऐसे होता है आजकल। ठीक है, या एक प्रकार से ऐसे बोलेंगे कि यूट्यूब के ज़माने में आजकल तो भाई कुछ भी संभव है। जो है वैसे हम आपको बताएं कि जब हम वॉलीबॉल खेलते थे, अभी भी एक प्रकार, अभी तो है नहीं गांव में, चूँकि वॉलीबॉल के स्थान पर पानी वानी भर जाता है कभी कभी। नहीं, वॉलीबॉल मैं अच्छा खेलता हूँ, साटर हूँ मैं अपनी टीम का। साटर मतलब समझ रहे हैं ना आप, दुबले पतले जरूर देख रहे हैं हमको, लेकिन अब जैसे यहाँ तक, अपने यहाँ तक कम से कम आप मान करके चलो 4-5 फुट में कूद जाता हूँ। 4-5 फुट मतलब 4 फुट का आप मान कर चलो, मैं नेट की जाली के बराबर कूद जाता हूँ। मेरा हाथ ये जो है, ये नेट की यानी वॉलीबॉल की जो नेट होता है उससे इतना ऊपर चला जाता है। अब जब मारता हूँ इसको कूद करके, छलांग बड़ी लंबी दूर से आता हूँ, वहाँ से जहाँ सर्विस होती वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ, वहाँ से दौड़ के आता हूँ, मारता हूँ। मेरे रास्ते में कोई नहीं, मतलब कि मेरे वाले एरिया में आगे कोई नहीं रहता, सब इधर ही रहते हैं। आधे में सभी लोग खेलते हैं, आधे में मैं दौड़ के आता हूँ और बना, जैसे एक लोग दिया, सेंटर मैन ने दिया उसको बनाने के लिए, वो बनाएगा, मैं दौड़ के उधर से आऊँगा, ग्राम से मारूंगा, बगल ही धंस जाएगा। तो इससे ब्लॉक व्लॉक भी नहीं होता है, तिरछा मारता हूँ। तो ये सब चीज़ें अब वॉलीबॉल जो खेलते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, हालांकि ये मैं क्या बताने लगा आपको, हालांकि मैं बह गया था। हालांकि अब आगे बढ़ते चीज़ों को समझने का प्रयास करते हो, तो सरलता पहले समाज में बहुत थी। पहले कुछ ढूंढना नहीं पड़ता था, बस खाए पिए मस्त पड़े हैं आराम से। ठीक है, शिकार खेला, आया आराम से, जो भी है खाया पिया और अपना एंजॉय किया, काम खत्म। आजकल क्या जटिल समाज है, तमाम प्रकार की चीज़ें सोचनी रहती हैं, टेंशन है दुनिया भर की लोगों को। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम भी चलाना है, व्हाट्सअप भी चलाना, फेसबुक भी चलाना, तमाम प्रकार के काम करने हैं। इसके विपरीत चक्रीय सिद्धांत सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में भेद करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि विकासवादी प्रक्रिया अधिक से अधिक सामाजिक परिवर्तनों में भी देखने को मिलती है, जबकि सांस्कृतिक जीवन और विशेष मूल्यों, विश्वासों और लोकाचारों में होने वाला परिवर्तन उतार चढ़ाव से युक्त होता है। कुल मिलाकर के एक प्रकार से जो परिवर्तन की दिशा और दशा है, एक प्रकार से उन दोनों में सिचुएशन, उन दोनों में अंतर देखने को मिलता है, रेखीय और चक्रीय परिवर्तन में। पांचवा अंतर है रेखीय और चक्रीय परिवर्तन में कि चक्रीय सिद्धांतों के द्वारा उतार चढ़ाव से युक्त परिवर्तनों को ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। किसके द्वारा? ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है चक्रीय सिद्धांतों के उतार चढ़ाव से युक्त जो परिवर्तन होते हैं उनको। जब इस प्रकार इनके प्रतिपादकों का दावा है कि उनके सिद्धांत अनुभव सिद्ध हैं, यानी जो चक्रीय सिद्धांत है वो अनुभव पर आधारित हैं, वो एक प्रकार से किस पर हैं? अनुभव पर आधारित है, ये बात ध्यान रखिए, फीलिंग्स पर। दूसरी ओर रेखीय सिद्धांत जो हैं वो सैद्धांतिकता पर अधिक बल देते हैं, यानी कि वो फैक्ट पर ज़्यादा बल देते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं। तो ये एक प्रकार से चक्रीय सिद्धांत ऐतिहासिक साक्ष्यों पर और व्यवहारिकता पर बल देते हैं, जबकि रेखीय सिद्धांत सैद्धांतिकता पर बल देते हैं, एक प्रकार से थ्योरेटिकल हैं, ये सिद्धांत पर काम करते हैं, फैक्ट पर काम करते हैं। ठीक है, रेखीय सिद्धांत। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। अंतर आप लिख दीजिएगा, परीक्षा में आपके लगभग आपके 8 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा था कि रेखीय और चक्रीय परिवर्तन में अंतर बताएं। ठीक है, अगला अंतर आपका छठा अंतर है चक्रीय सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र होता है। यानी चक्रीय परिवर्तन के अनुसार क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन जो होता है एक बड़ी सीमा सामाजिक परिवर्तन की, वो एक प्रकार से मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र होती है। यानी मनुष्य जैसा चाहेगा ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, मनुष्य की इच्छा के विपरीत भी हो सकता है और मनुष्य की इच्छा के अनुसार भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक दशाओं, मानवीय आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन के साथ सामाजिक संरचना स्वयं ही एक विशेष रूप ग्रहण करना आरंभ कर देती है। मतलब एक प्रकार से ये आप ये नहीं कह सकते
कि एक प्रकार से परिवर्तन जो होगा वो आपके ही बस में है या मनुष्य के बस में है। परिवर्तन कुछ एक प्रकार से आपके बस में है और बाकी सब प्रकृति के बस में है। कब क्या हो जाए कुछ ये भी नहीं पता। इसके विपरीत रेखीय परिवर्तन व्यक्ति के जागरूक प्रयत्नों से संबंधित होता है। व्यक्ति एक प्रकार से चाहता है कि हमको ये रिक्वायरमेंट है तो हम वो बनाएंगे, और वो बनाते हैं, हम आविष्कार करते हैं। आवश्यकता ही कि आविष्कार की जननी है कहा भी जाता है। क्योंकि जब नीड्स होती किसी चीज़ की तभी आप ढूंढते हैं। जैसे कि जब आपकी परीक्षा आती है तब आपको बड़ी नीड्स होती शुक्ला स्टडी पॉइंट की। अभी आप वीडियो ही नहीं देखते हैं, 1000 व्यू भी नहीं पहुंच पाते हैं इस दौरान जब वीडियो में बना रहता हूं इस समय, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या होते शिथिल पड़ जाते हो कि अब जब पेपर आएगा तभी शुक्ला स्टडी पॉइंट को याद करेंगे। ऐसा नहीं भैया, आप थोड़ा पहले भी पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे नंबर और आ जाएंगे। कितना मैं आपको के लिए बड़ी सरल विधि कर देता हूं कि भाई मुश्किल से अगर आप 5-6 वीडियो भी मेरी देख लेते हैं ठीक से तो आपको एक प्रकार से टॉप करने से मतलब आप एकदम तबाही मचा देंगे अपनी क्लास में। लेकिन आप 1-2 वीडियो देख के आते हैं उसी में 70-75 नंबर ला ले, मतलब कि 70-75% ला जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा और पढ़ लें ताकि एमए वगैरह करें या टीजीटी पीजीटी का परीक्षा निकाल दें, तो इससे क्या होगा मुझे भी खुशी होगी। तो आप पढ़ें और अपने सभी साथियों को बताएं कि शुक्ला सर जी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करवा दीजिए सभी दोस्तों के पास। वीडियो को शेयर जरूर करा करिए। आप लोगों के एक प्रकार से प्रयासों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप लोग और आगे बढ़ाते रहिए, विराम मत दीजिए प्रभु, ठीक है। चलें, तो इस तरीके से चीज़ों को समझें। तो इतना अवश्य है कि देखिए परिवर्तन जो होता है एक विशेष भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, लेकिन भौतिक पर्यावरण स्वयं मनुष्य के चेतन प्रयत्नों से निर्मित होता है। भौतिक पर्यावरण जो होता है वो एक प्रकार से मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है और उसी भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है कौन सा, रेखीय परिवर्तन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य को क्या चाहिए, उस जो चाहिए उसी को एक प्रकार से प्राप्त करने के लिए आविष्कार होते हैं, और इसीलिए एक प्रकार से कहा गया कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। तो इस तरीके से हमने एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के चैप्टर को समझा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से मैं कोर्स के बारे में बता दूं ताकि आप अगर कोर्स नहीं लिए हैं तो एक बार कोर्स ले लें। कोर्स में एक प्रकार से क्या होगा, सबसे पहली बात हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया है। हिंदी के कोर्स एक प्रकार से मात्र, और हिंदी की नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप कोर्स ले सकते हैं। मात्र उसके लिए आपको 100 रुपये पे कर देने होंगे। उसके बाद में क्या होगा, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, आपको PDF नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट की एक प्रकार से इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। इसके अलावा को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आपके लिए व्यवस्था की गई है। एक चैनल मैंने बनाया था को करिकुलर मास्टर, आप लोग जानते होंगे को करिकुलर मास्टर नाम से एक चैनल है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल आपकी परीक्षाओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है और को करिकुलर यानी ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ की तैयारी यहाँ से करवाई थी मैंने, बहुत ही प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से आए हुए थे। तो आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62, ये एक प्रकार से मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर SMS करना है। थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। हिंदी में सब कुछ आपको मिल जाएगा, होम साइंस वगैरह सब भी आपको मिल जाएंगे। तो होम साइंस का भी कोर्स है मात्र 100 रुपये में, वो एक प्रकार से भी लॉन्च किया गया, तो उसको भी आप ले सकते हैं। हालांकि हिंदी का कोर्स अगर लेंगे तो उसी में एक प्रकार से आपको मैं ऐड करवा दूंगा, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रकार से ऑफर आप मान लीजिए चल रहा है कि आपको मात्र 100 रुपये में हर एक सब्जेक्ट की जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं ग्रुप में तैयारी होती रहेगी। अगर आपका हिंदी तो बड़ी बढ़िया बात है, अगर हिंदी नहीं भी तो भी आपकी तैयारी उस ग्रुप में होती रहेगी, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन करें ग्रुप को, 91 193 62 पर SMS करें और आपको वहाँ पर मैं एक स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड करवा देने हैं। उसके बाद में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। देखें कुछ आपके प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं, उनके बारे में चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपके बनते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि जो ये प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत जानकारी आपके लिए चाहिए इसमें। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो ये बाकी अभी सही हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं है। मैं और मुझे, ये एक प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से दिखा हुआ सिगमंड फ्रायड, अब यहाँ पर आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा पराहम, यहाँ पर लिखा स्पेंसर, ठीक है। क्या लिखा हुआ, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। यहाँ पर सांस्कृतिक विलंबना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आगबर्न और यहाँ पर उद्विकास दिया हुआ है, मीड लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मिलाना कैसे है,
तो यहाँ पर पूछा गया कौन एक सुमेलित है इनमें से। देखिए मैं और मुझे का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है, मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है किसने, मीड ने। ठीक है, किसने दिया है, मीड। मी एंड मुझे यानी कि मैं, आई एंड मी का सिद्धांत एक है जो एक प्रकार से व्यक्तित्व से रिलेटेड है, मतलब अपने को स्व को समझने के लिए। तो मैं और मुझे का सिद्धांत जो है ये मीड ने दिया है। जबकि पराहम, अहम और एक प्रकार से इदम, अहम और पराहम, ये तीन बातें कौन बताते हैं, ये बताते हैं सिगमंड फ्रायड। यानी कि एक प्रकार से पराहम की बात कौन करते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं। जैसे देखो मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी है, यहाँ पर देखेंगे तो मीड ने दिया है। ठीक है, पराहम की बात कौन करते हैं, तो ये फ्रायड करते हैं। फ्रायड मतलब सिगमंड फ्रायड। फ्रायड का सिद्धांत कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद। क्या सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसका है, सिगमंड फ्रायड का है। इसी में इन्होंने क्या तीन प्रकार की चीज़ें बताई हैं, एक है अहम, ठीक है, एक है अहम आपका, ठीक है, और एक आपका पराहम है, पराहम, और इसके अलावा एक पहला जो है उसका नाम उसका है इदम। ठीक है, तो इदम यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईड, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो, और इसको बोलते हैं ईगो। ठीक है, तो ये ईगो, सुपर ईगो एंड ईड, यानी ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीन बातें मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रणेता सिगमंड फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये इनका हो गया पराहम की बात, यानी स्पेंसर ये भी गलत है और यहाँ पर फ्रायड दिया ये भी गलत है, यानी इसका मैं एंड मुझे मीड होगा तो ये होगा नहीं। ठीक है, पराहम की बात सिगमंड फ्रायड करते तो स्पेंसर लिखा ये भी नहीं होगा। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगबर्न, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विलंबना की अवधारणा आगबर्न और निमकाफ की है, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्विकास का सिद्धांत मीड ने नहीं दिया है, मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। तो उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। किसने दिया है, स्पेंसर ने दिया है उद्विकास का सिद्धांत, स्पेंसर या हर्बर्ट स्पेंसर, ये बात आप ध्यान रखें। तो क्लियर हुआ बातें। तो यहाँ से आपके कई प्रश्न तैयार हुए हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके तैयार हुए। अहम, पराहम, इदम, यानी कि मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड है तीनों टर्म्स, किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने दिया है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है, आगबर्न और निमकाफ ने दी है। उद्विकास के सिद्धांत के प्रणेता कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, बताएं। तो अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किसने दिया, पीटरिम सोरोकिन ने दिया था। किसने दिया, पीटरिम सोरोकिन ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष यानी कि रेसिड्यूज तथा व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने अपने सिद्धांत में अवशेष यानी रेसिड्यूज और व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की, तो एक प्रकार से किसने दी है, बी पेरेटो ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मैन एंड हिज वर्क्स, एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैन एंड हिज वर्क्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखा है भैया किसने, हर्ष कोविड्स की पुस्तक है। प्रकाशन हुआ 1948 में इस पुस्तक का, ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के बारे में, बहुत ही फेमस पुस्तक है किसकी, हर्ष कोविड्स की। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है किसका विचार है कि धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है या धर्म जनता के लिए अफीम है, ये कथन किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखें, किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। कब कहा था, 1843 में कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बड़ा फेमस प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। कई बार परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, समाजशास्त्र में, कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज यानी कि मानव जो है विवाह का एक प्रकार से जो इतिहास रहा है, वो पुस्तक किसने लिखी है, तो वेस्टरमार्क, एक प्रकार से इन्होंने ह्यूमन मैरिज के बारे में पुस्तक लिखी है। वेस्टरमार्क ही वो व्यक्ति हैं जो कि एक प्रकार से एक विवाह को विवाह का अच्छा स्वरूप मानते हैं, उनका नाम है वेस्टरमार्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया, बताएं। आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया, तो लुईस कोजर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है ये, आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक किसने लिखी है।
पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी है? पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी भैया? अगस्त कॉम्टे ने लिखी है। किसने लिखी है? अगस्त कॉम्टे ने लिखी है पॉजिटिव फिलॉसफी नाम की पुस्तक। ध्यान रखेंगे इसको, किसने लिखी है? अगस्त कॉम्टे ने लिखी है पॉजिटिव फिलॉसफी नाम की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड ये एक प्रकार से किसने लिखी है? हॉवेल नाम के एक विद्वान है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान से, ठीक है, इसको समझ लें। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा इरविन गॉफमैन नाम के एक विद्वान है। इरविन गॉफमैन ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक को लिखा है एजे टायनबी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा, मैंने अभी शुरुआत में बताया, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगबर्न ने दी है। ये बात ध्यान, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? आगबर्न ने दी है। ओके, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही लेक्चर आपको लगातार मैं देता रहता हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 की वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगी, जिसमें हम सांस्कृतिक परिवर्तन के जो विभिन्न कारक हैं, औद्योगिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, ठीक है, इन तमाम प्रकार के कारकों के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में समझने का प्रयास चैप्टर नंबर 2 में हम समझेंगे, ठीक है। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया कि किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन, किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कह करके परिभाषित किया? मतलब किसने एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य और विचार करने के जो तरीके होते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा? तो जेनसन नाम के विद्वान ने ऐसा कहा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? इनमें से देखिए, उद्विकास, विकास या प्रगति यानी उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन, प्रोग्रेस और मतलब कि एवोल्यूशन यानी कि डेवलपमेंट, ये सब एक प्रकार से परिवर्तन के स्वरूप में है। प्रतिस्पर्धा नहीं होती। प्रतिस्पर्धा जो होती है ये सामाजिक परिवर्तन को रोकती है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, उद्विकासवादी, रैखिक या एक प्रकार से द्वंद्वात्मक? बताएं तो कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है उद्विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन के बारे में ऐसा किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? ऐसा कहा था किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने रेंटियस और स्पेकुलेटर पदों का प्रयोग किया था? बताएं। रेंटियर और स्पेकुलेटर मतलब स्पेकुलेटर शब्द का प्रयोग किसने किया था? बी पैरेटो ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम होता है? सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, ये किसने कहा? इस कथन को किसने कहा था भैया? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है चैप्टर नंबर 1 से, समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है, किसने कहा? बताएं किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। समाज क्या है? समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है, इसको मैकाइबर और पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने समाज की भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया?
किसने समाज की भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत समाज की किसने दिया? जे छट्टन, अरबिंदो, मैलिनोवस्की या हंटिंगटन? बताएं फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो समाज का जो भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत है इसको दिया है हंटिंगटन ने, रिचर्ड हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय नहीं है इनमें से? बताएं चक्रीय किसका नहीं है? तो स्पेंसर का चक्रीय नहीं, उद्विकास एक रैखिक परिवर्तन होता है, इनका चक्रीय नहीं। बाकी पेरेटो, स्पेलंगरल और मतलब स्पेंगलर और टाइनबी ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो आपसे पूछ सकता है कि चक्रीय सिद्धांत के कौन है संबंधित विद्वान? तो पेरेटो, टाइनबी और स्पेंगलर महोदय ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है सामाजिक परिवर्तन के, जबकि स्पेंसर जो है ये रेखीय परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो यानी कि जिसको आप बोलते हैं पर अहम व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित किया जाता है। बताएं उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक वर्षों के दौरान सामाजिकरण के द्वारा जो बच्चा सीखता है वो एक प्रकार से सुपर ईगो वही होता है, व्यक्ति के उस भाग को बोलते हैं जो कि रचनात्मक वर्षों के दौरान वो सामाजिकरण के द्वारा सीखता है, सोशलाइजेशन के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा और जाना। ठीक है, निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी। सामाजिक परिवर्तन के बारे में हमने जाना, सामाजिक परिवर्तन के अर्थ, परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रकार से प्रकृति को, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को, सामाजिक परिवर्तन के एक प्रकार से जो प्रक्रियाएं रही हैं, सामाजिक परिवर्तन के जो प्रतिमान रहे हैं, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन में जो रेखीय परिवर्तन होता है और चक्रीय परिवर्तन उनमें डिफरेंस भी देखा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी देखे। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया है जो भी प्रश्न बने थे, और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न कारक हैं उन कारकों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलें फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।